जब पैदाइश हुई, थोड़े बड़े हुए, देखा फैमिली के अंदर कि औरतों की इतनी सी भी कदर नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकती, वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकती, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकती, यहाँ तक कि वो क्या खाएँगी और क्या पहनेंगी। और फेमिनिज़्म का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आप लोगों को कहें कि अच्छा जेंडर्स जो हैं वो सारे बराबर हो गए हैं, बल्कि उन जेंडर्स को असल में बराबरी देने के लिए आपको उनकी सोशो इकोनॉमिक, उनकी पॉलिटिकल, उनकी कल्चरल, वो सारी चीज़ों को इक्वल करना पड़ेगा। यही बात है ना कि अगर आपके लॉज ऐसे हो जाएं, अगर माशरा जो है वो सोशल जस्टिस पे कायम हो, अगर अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो एक नॉर्म बन जाए। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और कैसी हैं आप? Thank you so much, Dr. Saiba, for having me here. और इट्स बिन वंडरफुल कि आपने जो है मुझे याद किया और बुलाया कि मैं अपनी जर्नी से जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, जो भी मेरा तजुर्बा रहा है, वो मैं सबके साथ शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया। मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मुझे तो लगता है जैसे मैंने एक छोटी सी बच्ची को जो है ना ग्रो करते हुए और ग्लो करते हुए देखा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आप अपने बारे में जो भी शेयर करना चाहें अपनी जर्नी के मुतालिक वो करें, और कुछ सवाल मैं भी करूँगी। लेकिन इस वक्त तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो सना सुहेल हैं, जिनका एक बहुत इम्प्रेसिव सा सीवी है, कई प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर चुकी हैं, बहुत काम करती हैं माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए, अगर उनको खुद कहा जाए कि सना सुहेल को एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब करें या एक जुमले में, बेशक वो जुमला बहुत लंबा भी हो सकता है, तो वो क्या हो? एक ऐसी औरत जो हर वक़्त पैशनेट है और हर वक़्त जो है वो तैयार रहती है कि वो कुछ बेहतर कर सके, और अ वुमन हू इज़ कंपैशनेट इनफ कि वो दूसरों की ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे नौजवानों और औरतों की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी जो है वो ला सके। और वो जहाँ पे भी है, वो घर पे है, वो घर से बाहर है, वो कहीं पे भी है, वो चाहती है कि कुछ जो है वो बेहतरी आए लोगों की ज़िंदगी में। यू आर अ चेंज मेकर सना, लेकिन हर चेंज मेकर की ज़िंदगी में, उसकी प्रोफेशनल जर्नी में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं होता। उसको बहुत मुश्किलात, बहुत चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। मेरे ख्याल है कोई कम ही लोग होंगे जो, जैसे कहते हैं, बहुत लकी रहे हों। हुँ। लेकिन वो भी एक परसेप्शन है, हो सकता है उनको भी बहुत सी मुश्किलात पेश आई हों। लेकिन एक जैसे कहते हैं ना कि हमारे माशरे में और लड़कियों का आगे बढ़ना, फिर नॉन प्रॉफिट्स के मुतालिक अभी तक जो परसेप्शन है, और थिएटर, यानी ये सारे जो है ना ज़रा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा नॉन कन्फॉर्मिस्ट अप्रोच को शो करते हैं। तो आपकी प्रोफेशनल जर्नी में वो क्या बैरियर्स थे जो आज आप चाहेंगी कि फेमिनिस्ट टीम में आप शेयर करें, और ताकि नौजवान लड़कियों को लगे कि ओ दे आर नॉट अलोन, और इनको सना ने इस तरह एड्रेस किया या मैनेज कर रही हैं, उसके साथ कोप कर हुँ, रही हुँ। हैं, ताकि उनकी हिम्मत भी बंधे। तो प्लीज़ बताइए। एक्चुअली डॉक्टर साहबा, जब मैं बचपन से ही अगर अपनी स्टोरी शेयर करूँ, तो जब पैदाइश हुई, थोड़े बड़े हुए, देखा फैमिली के अंदर कि औरतों की इतनी सी भी कदर नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकती, वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकती, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकती, यहाँ तक कि वो क्या खाएँगी और क्या पहनेंगी। तो ये सारी चीज़ें इर्द-गिर्द जब आप देखते हैं, तो आप सोचते रहते हैं एज़ अ चाइल्ड कि ये क्या हो रहा है? हम्म, मतलब आई मीन आप देखते हैं कि जो आपके ही घर में या आपकी ही फैमिली में, आपकी इर्द-गिर्द, आपके मोहल्ले में, कम्युनिटी में जो मर्द हैं या लड़के हैं, वो अलग तरह से डील उनको किया जाता है और हम्म, लड़कियों को बिल्कुल अलग तरह से। हम्म, तो मैं भी जब बड़ी हो रही थी, चूँकि मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो मेरी मामा के पेरेंट्स के घर पे गुज़रा। क्योंकि वो वहीं पे रहते थे, सब लोग इकट्ठे रहते थे, तो हम लोग एक तरह से एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर जो है वो ग्रो हो रहे थे। तो हमने देखना कि मेरे अंकल के जो बेटे हैं, उनको बड़े डिफरेंट तरीके से जो है वो डील करते हैं सब लोग। जब हमारी बारी आती है, तो हमें जो है रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो काफ़ी फेस करनी पड़ती हैं, और मेरी माँ को भी उसके बारे में काफ़ी बातें जो हैं वो सुनाई जाती हैं कि लो आपकी बेटियाँ हैं, इनको कंट्रोल में रखें, इनको जो है पढ़ने ना
भेजें, इनको जो है घर से ये बाहर इस तरह से नहीं जा सकती, ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं आपने, आप ये कैसे बात कर रही हैं, आप ये कैसे बैठी हैं। तो ये सारे सवाल जो है ना वो एक लावा बनते रहे अंदर कि यार ये क्या, मतलब क्या ये लोग किस तरह से ये सब चीजें जो है वो चल रही हैं। तो देन हुआ ये कि हम लोग 6 बहनें हैं और 1 भाई है। तो मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं जब देखती थी कि ये सारी चीजें बड़ी ही अजीब तरीके से हो रही हैं, तो मैंने अपनी माँ से सवाल करने शुरू किए कि ये क्यों है और आप क्यों नहीं बोलती हैं। लोग आपको आके ये भी कह देते हैं कि लो जी ये तो 5 बेटियों की माँ, 6 बेटियों की माँ है और ये तो शायद इनको पढ़ा नहीं सकेगी, इनको खिला नहीं सकती। और यूजुअली जो रिश्तेदार हैं या कोई जानने वाला है, किसी ने भी आना तो उन्होंने कहना बाजी छोड़े, आपने इनको पढ़ा के क्या करना, आप इनको ऐसा करें कि फला रिश्ता बड़ा अच्छा है फला। हालांकि हमारी उस वक्त इतनी एज भी नहीं थी, 12 ईयर्स, 13, 14 ईयर्स, और आप जो है वो रिश्ता लेके आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी आप जो है इनको पढ़ा नहीं सकेंगे, आप इनको जो है वो खिला नहीं सकते, आप इनके सारे जो है एक्सपेंडिचर्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करें कि इनकी शादी करना है। लेकिन मेरी माँ ने फिर वहां पे जो है वो स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो भी करना चाहते हो मैं आपके साथ हूँ। एंड देन जस्ट उन्होंने वहां से सब मेरे जिन फैमिली के साथ हम रहते थे, मेरी नानों के घर, वहां से वो निकली और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अलग से एक घर लूंगी जहाँ पे मैं आपको ग्रो करना देखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो तब जो है वो इस तरह के हालात भी नहीं थे कि आप जो है आपके पास इतने फाइनेंसेस हों, आप इतने वेल ऑफ नहीं हैं, आप जो है वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कपड़े, खाना, रेंट, सब चीजें। लेकिन फिर भी एक औरत का ये स्टेप ले लेना ही जो है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है, जब आप बड़ी बड़ी विजन्स को देखते हैं और फिर उनको अचीव करना चाहते हैं। एंड देन जब हम वहां पे मूव हुए तो काफी स्ट्रगल रही कि आप छोटी एज में ही चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं कि पैसों की क्या वैल्यू है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितनी जरूरी है, आपकी अपनी फ्रीडम और आपकी अपनी जात कितनी इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों के अंदर। तो देन फिर मेरी मदर ने, मैंने और मेरे फादर ने, क्योंकि हम तीनों ही बड़े थे इतने कि हम चीजों को अंडरस्टैंड, बाकी सब तो बहुत छोटे थे, तो फिर काम करना शुरू किया। कभी स्कूल में एज अ मेड जॉब शुरू की, कभी किसी होटल के अंदर जो एज अ वेट्रेस काम करना शुरू किया। और एक टाइम ये था कि आप सुबह में स्कूल में जा रहे हो, शाम को जो है आप एक होटल में, डिफेंस में हमारे साथ ही वो लगता है एरिया उस वक्त, तो वहां पे जाना, वहां काम करना, फिर जो टाइम बच जाना उसके अंदर आप अपनी बुक्स लेके आते हो, एज अ प्राइवेट जो है आप पढ़ते भी हो क्योंकि आपको पता है कि आपने पढ़ना है और पढ़ाई की क्या वैल्यू है एक इंसान की जिंदगी में। तो मीनवाइल जब ये सारी चीजें चल रही थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, हमारे वही मोहल्ले में रहती थी, एंड शी नोज के मुझे बड़ा शौक था कि मैं थिएटर, एक्टिंग, इस टाइप की चीजें करूं। तो उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें वो काम करती थी और वहां पे थिएटर फॉर डेवलपमेंट की एक ट्रेनिंग हो रही थी, एंड शी आस्क्ड मी कि तुमने जाना है। मैंने कहा हाँ मैं जरूर जाऊंगी। और जब मैं वहां पे गई देन माय लाइफ टोटली चेंज्ड। तो मैंने फिर वहां पे जाके 7 दिन की वो ट्रेनिंग थी, वहां पे दोस्तों से मिले, अपने आप को जानने का मौका मिला, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी उन स्किल्स को जो शायद अंदर उन सारे हालात की वजह से, उस हम्म। सारे डिप्रेशन की वजह से, चीजों की वजह से दबी हुई थी। और फिर कुछ अरसा जो है वो मैं एज अ वॉलंटियर वहां पे काम करती रही, और देन फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो एज अ प्रोग्राम ऑफिसर, उनका कोई कम्युनिटी में काम था जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते थे, एक आप उसको कह सकते हैं कि अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम और चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम। तो फिर कम्युनिटी में जाना शुरू किया, फिर अपनी स्कूल की, अपनी वो होटल वाली जॉब जो है वो छोड़ी। हालांकि वहां पे मुझे अच्छे पैसे मिलते थे लेकिन वहां मेरा दिल नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि आप सर्वाइवल के लिए चीजें कर रहे होते हैं लेकिन आपका दिल कहीं और होता है। तो मेरा दिल हमेशा जो है वो सर्विस में था, कम्युनिटी सर्विस में था, लोगों को सर्व करने में था, चीजों को बेहतर बनाने में था। चाहे वो मेरे गिर्द के लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं, मेरे बाहर के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, या जिन भी लोगों को मैं मिलती हूँ और वो चाहते हैं कि वो लाइफ में कुछ करें,
तो मैं उसके बारे में हमेशा से बड़ी पैशनेट रही हूँ। तो इस तरह से मेरी सारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई, और इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि ये देखी, लेकिन उनको ओवरकम इसलिए किया कि सबसे पहले तो आप समझें अपने आप को कि आप क्या करना चाहते हैं, और जब आप अपने आप को डिस्कवर कर लेते हैं तो फिर रास्ते खुद ही बन जाते हैं। और पहला स्टेप यही है कि आप इनकरेजमेंट आपके अंदर इतनी हो कि आप वो सारी इश्यूज को, उन सारी चीजों को चैलेंज कर सकें। आपको पेट्रियार्की को भी चैलेंज करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल जो लैक ऑफ फाइनेंसेस है उसको भी आपको चैलेंज करना पड़ेगा, आपको जो है लोग जो बातें कहते हैं उनको भी चैलेंज करना पड़ेगा, आपको जो है खुद अपने आप को समझ के जो है वो फिर राइट वे में राइट स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। कई बार आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं लेकिन आपकी खुशी नहीं है, तो मैंने ये डिस्कवर किया कि जहां आपकी खुशी है, जब आप वहां रहते हैं, वहां काम करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म जो है कुछ क्रिएट कर पाते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। सो दीज वर द चैलेंजेस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पायरिंग। सबसे आपकी सारी बातें बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन अगर मैं दो इसमें नुकात हाईलाइट करना चाहूँ तो वो ये होंगे कि सना एक ऐसी चेंज मेकर हैं जो मुकम्मल सच बोल रही हैं, जो अपने माजी को, अपनी बिगनिंग्स को भूलती नहीं है। हमारे यहाँ जो एक इज़्ज़त का और गलत तस्वर है, प्रिटेंशियस माशरा है ना। और दूसरी बात, मुझे सना सुहेल की बातें सुनकर, उनकी जर्नी सुनकर ये पता चली कि सना सुहेल की जो वालदा हैं वो सबसे पहली फेमिनिस्ट थी जिनसे सना की मुलाकात हुई। सना, आपके नज़दीक फेमिनिज्म क्या है? डॉक्टर साहब, मैं ये समझती हूँ कि फेमिनिस्ट हर बंदा हो सकता है जो भी इक्वालिटी पे यकीन रखता है। उसके लिए आपका औरत या फिर मर्द या फिर मुखन्नस या फिर कुछ और होना जरूरी नहीं है। हर एक बंदा जो मुझ जैसा है, आप जैसा है, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, वो सब फेमिनिस्ट हैं। और फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को कहें कि अच्छा जेंडर्स जो हैं वो सारे बराबर हो गए, बल्कि उन जेंडर्स को असल में बराबरी देने के लिए हुँ। आपको उनकी सोशो इकोनॉमिक, उनकी पॉलिटिकल, उनकी कल्चरल, वो सारी चीजों को इक्वल करना पड़ेगा। तब जाके आप एक ऐसा माशरा सालों में देख सकेंगे, शायद अगले आने वाले 50 सालों में या 100 सालों में, कि हम भी फख्र से कह सकें कि हाँ, हमारा मुल्क जो है वो इक्वालिटी की अ, चीज़ों को प्रमोट करता है। आज हम भी इक्वल हैं, हमारे मुल्क में कोई किसी किस्म की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे मसला ये है कि हम रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ना तो इक्वल राइट्स हैं, ना तो इक्वल आपको पास फ्रीडम है, ना तो आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना तो आपके पास इतने मौके हैं कि आप अपने स्किल को या अपनी चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप वो स्पेस बना सकें जहां पे आप भी वही अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ले सकें, या वही स्किल लर्न कर सकें जिससे आपको नहीं बल्कि आपके मुल्क को भी आने वाले सालों में उससे फायदा हो। तो यहाँ पे मसला ये है कि अभी तक हम सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की टर्म के पीछे जो है वो भाग रहे हैं, लेकिन हम उसकी जो कोर है उसके अंदर नहीं जा रहे हैं कि ये सिर्फ जेंडर इक्वालिटी का मसला नहीं है, ये हर चीज से जुड़ा है। बिल्कुल। और पूरी एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। और ये जो कई सालों का हिसाब है, अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारे भी करते रहते हैं कि पे गैप पता नहीं कितने 100 साल से भी ज़्यादा लगेंगे कम होगा, और 136 साल लगेंगे जेंडर 136 साल इक्वालिटी फिलहाल तो ये है। और पेंडेमिक की वजह से और भी कई मामला जिसमें भी थोड़ी पीछे आ गए हैं, ये बिल्कुल। वो भी पीछे हो गए। और ये भी कि दुनिया में कोई मुल्क भी जेंडर इक्वालिटी अचीव नहीं कर सका। हाँ, कुछ मुल्कों की सूरत हाल निस्बतन बेहतर है और कुछ की बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मैं शायद आइडियलिस्ट हूँ, मुझे लगता है कि यूँ करके इक्वालिटी आ सकती है। वही बात है ना कि अगर आपके लॉज ऐसे हो जाएं, अगर माशरा जो है
वो सोशल जस्टिस पे कायम हो, अगर अपवर्ड मोबिलिटी जो है वो एक नॉर्म बन जाए। जो एम्पावरमेंट है, जो खुद मुख्तारी है, या जो इम्तियाजी सलूक है जो उसको ख़त्म करना होता है, वो तो घर से शुरू होता है। पार्लियामेंट तो बाद में आती है जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं और पास किए जाते हैं। लेकिन अगर आपको, और यकीनन आपको ऐसे कई मौक़े भी मिले हैं कि पावरफुल प्लेटफॉर्म्स पे जो कि पॉलिसी बनाते हैं या पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं मुल्कों की, तरक्की पजीर मुल्कों की, मैं सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं कह रही, तो अगर वहाँ पे आपको बताना हो कि चूँकि आप खुद भी एक औरत हैं और आपने बहुत करीब से ज़िंदगी को देखा है, फिर प्रोफेशनली कम्युनिटीज़ के साथ काम किया है, कि ये एक बात अगर कर लें, इसको पॉलिसी बना लें, तो औरतों, लड़कियों, इंक्लूडिंग ट्रांस वुमेन, उनके काफ़ी ज़्यादा मसाइल हल हो सकते हैं। तो वो क्या वो डॉक्टर साहबा, जो मेरा रिपरकशन। तजर्बा रहा है एक लड़की की जर्नी से शुरू करके और अब 2 बच्चों की माँ होना और इस सारे सिनेरियो में 2 डिफरेंट जगहों को देखना, मतलब एक अलग मुल्क से आना और एक अलग मुल्क में चीज़ों को देखना, ऑब्ज़र्व करना, तो मैंने सिर्फ़ एक बात नोट की है। सॉरी, मैं बाहर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि बाहर बर्फ़ हो रही तो अचानक से नज़र उधर चली गई, सॉरी। नहीं नहीं, तो कोई बात मैंने नहीं। ये बात ना ऑब्ज़र्व की है पूरी अपनी जर्नी में कि औरतों की स्किल डेवलपमेंट, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हम्म, अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं इस पे स्ट्रेस दूँगी, वो इसलिए कि वो लड़की जब बच्ची होती है तो वो सिर्फ़ आप उसको एक बच्चे के रूप में देखते हैं। लेकिन वो लड़की जब बड़ी होती है, एक औरत बनती है, माँ बनती है, तो उसकी वो ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन साथ ही साथ उस पे फाइनेंशियल बर्डन जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। और कुछ सूरतों में ऐसा होता है कि खुदा ना ख़ास्ता औरत जो है वो सिंगल मदर है। यहाँ पे मैंने ऐसी हज़ारों स्टोरीज़ जो हैं वो देखी हैं, मैं ऐसी माँओं से भी मिली हूँ। और पाकिस्तान में भी हमने इसको काफ़ी एक्सपीरियंस किया है कि खुदा ना ख़ास्ता आपका शौहर की डेथ हो गई है, आप मतलब वो छोड़ के चले गए हैं, कुछ और हो गया है। तो यहाँ पे भी बच्चियाँ, औरतें, वो किसी भी रेस से हैं, वो किसी भी अ, मतलब रिलिजन से हैं, कल्चर से हैं, मुल्क से हैं, सब लोग सफ़र करते हैं बिकॉज़ उनके पास कोई फाइनेंशियल अर्निंग का कोई स्किल नहीं है, कोई सोर्स नहीं है और प्लस उनको ये नहीं पता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंसेस को जो है प्रॉपर वे में मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँ और कैसे उसको प्लान करूँ। हम्म, तो मेरे ख़्याल में कि ये एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट होना चाहिए जो हमें स्कूल से ही शुरू करना चाहिए कि बच्चियों को पता हो कि अगर आपके पास ₹10 हैं तो आप उनको किस तरह से इफ़ेक्टिव वे में इस्तेमाल करें और यही प्रैक्टिस जो है वो फिर लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये फाइनेंसेस के साथ डील करना बचपन से लेके जब तक आप मरते नहीं हैं, आपको करना ही है, किसी ना किसी वे में। और अगर आपको उसकी मैनेजमेंट या आपको उसको कमाने का तरीका और आपको ये पता है कि मैंने किस तरह से इफेक्टिवली अपने फाइनेंसेस को कमाना ही नहीं बल्कि उसको इस्तेमाल करना और उसके साथ डील भी करना है, तो ये प्रैक्टिस सिर्फ उस औरत तक नहीं रहेगी जिसको आप एम्पावर कर रहे हैं फाइनेंशियली, वो ये पास ऑन होती रहेगी जनरेशन्स में। ये बिल्कुल सही जगह की आपने निशानदेही की कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और लड़कियों को, बच्चों को बचपन से ही फाइनेंशियल लिटरेसी की बाकायदा तरबियत देनी चाहिए। और मैंने ये देखा, और आपके तजुर्बे में भी ये रहा होगा, और अमेरिका और बाकी दुनिया के, इवन जिनको हम डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ पे भी ये कि जेंडर बेस्ड वायलेंस तो हर जगह है, लेकिन जो सर्वाइवर्स हैं तो उनकी जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे सबसे कम खर्च। ध्यान तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो असल, जिस तरह आप मुख्तलिफ फंडिंग एजेंसीज़ को देखें, तो वही बात है कि चर्चा रिपोर्ट्स में तो बहुत होता है, सोशल मीडिया पे होता है, हैशटैग लगा देने से तो मसाइल हल नहीं होते। अब पूछते हैं पैसा कहाँ जा रहा है, तो नहीं नहीं, तो हॉलो एडवोकेसी से भी तो नहीं काम चलेगा ना। अब ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। असल जब बात पैसे देने की आती है कि कोई वो स्किल सीखें या उनका खर्चा चले, तो उसमें फिर खामोशी है। उसमें बिल्कुल खामोशी है।
तो सना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स, सीरियस और सेंसिटिव इश्यूज हैं जो आपके दिल के करीब हैं, और मुख्तलिफ अप्रोचेस के ज़रिए आप उनको एड्रेस करती हैं, और साथ अपनी जो ज़ाती जिम्मेदारियां हैं, दो बच्चियों को संभालना और घर को संभालना, वो भी आप साथ साथ कर रही हैं। फिर चानन जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये बहुत सारे काम जो हैं वो आज की औरत जो है, जो आपकी तरह ज़हीन है और कुछ करने की लगन है, उसको एक सुपर वूमन बना देते हैं, मगर इसकी एक कीमत भी होती है। तो आपसे आज के कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करते हुए, चूँकि वैसे तो हमारा कॉन्वर्सेशन जारी रहेगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कभी आपके दिल में ये ख्याल आया कि बहुत सारी बातें मैं यानी सना अपने मुतालिक करती हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बहुत सारी बातें लोग मुझसे पूछते भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझसे पूछता तो मैं इसका ये जवाब देती। जी, मेरा दिल चाहता है कि लोग ये पूछें कि एज़ अ पर्सन आपकी जो लर्निंग है, वो क्या रही है? तो तो उसका बताइए। जवाब मैं ज़रूर बताऊँगी। वो ये रही है कि हम्बल रहना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। देखें, आप जितनी भी दौलत हासिल कर लें, जितनी भी शोहरत हासिल कर लें, आप जितने भी अवार्ड्स अपने नाम कर लें, एट द एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपका कैरेक्टर। जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोग आपके अवार्ड या आपके शोहरत या दौलत या उसको नहीं, बल्कि आप एज़ अ इंसान क्या हैं, वो उस पे ज़्यादा गौर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरूँ या जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे एक अच्छे कैरेक्टर के तौर पे याद किया जाए, ना कि सीडीए के फाउंडर के तौर पे, ना कि मतलब किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट किया जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरी जर्नी में मैंने ये सीखा है कि आपको हम्बल रहना, आप अपनी ज़ात को ना भूलें, आप उस बैकग्राउंड को ना भूलें, आप जहाँ से उठ के आए हैं। क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं मतलब नए लोगों को देखती हूँ। आप उनके बैकग्राउंड को, जो अभी हम बात कर रहे थे, आप जानते भी हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे उनको देखेंगे कि जैसे वो तो कभी इस तरह से थे ही नहीं। उनके पास तो कभी इन सारी चीज़ों की कमी नहीं थी। तो आई मीन कि आप जो हैं, मैं सोशल मीडिया पे भी वही हूँ जो मैं हूँ। तो आप जो हैं, आप वही रहें, और आप इसलिए अपने आप को ना बदलें कि आपको लोगों की तारीफ सुननी है, या आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें उस फेक चीज को देख के। जिसने आपसे मोहब्बत करनी है, जिसने आपके साथ रहना है, वो आपके साथ जैसे आप हैं वैसे भी आपके साथ ही रहेगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को बदलते हुए देखा अपने अपनी ट्रेजेक्ट्री में। तो मैंने सना, आप उन चंद लोगों में से हैं, ख़वातीन में से, जो बहुत ज़्यादा हम्बल हैं और बहुत वज़ादारी है आप में। खुश रहिए, जीती रहिए, अभी तो आपने बहुत जीना है, और ये जो आपकी वैल्यू सिस्टम है, ये भी आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक इंसान अपने वैल्यू सिस्टम से पहचाना जाता है। तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड मोर पावर टू योर वर्क, और थैंक थैंक यू यू कि सो आप मच। फेमिनिस्ट सीरीज़ में आप आई और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने शेयर की हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन।